नमस्कार। करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह योजना एक स्वैच्छिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के 3 भाग हैं: वन प्रबंधन प्रमाणन, वन प्रबंधन के बाहर वृक्ष प्रमाणन और कस्टडी प्रमाणन की श्रृंखला। वन प्रबंधन प्रमाणन मानदंड, संकेतक और सत्यापनकर्ताओं के साथ विशिष्ट मानकों पर आधारित है। नई प्रमाणन योजना के हिस्से के रूप में वनों के बाहर के पेड़ों के लिए एक अलग मानक भी पेश किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, यूएई आम सहमति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करती है। 2. यह राष्ट्रों को 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में दुबई में आयोजित COP28 में भागीदार देश यूएई आम सहमति के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए एक साथ आए। यूएई आम सहमति 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करती है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करती है। इसी के साथ यह राष्ट्रों को वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। घने जंगल, झील और प्राचीन खंडरों वाला ऊबड़ खाबड़ इलाका इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद किस संरक्षित क्षेत्र की सटीक व्याख्या करता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का प्रशासन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ट्रैकर्स के साथ सफारी वाहनों की कड़ी निगरानी लागू करने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। इसका नाम इसके परिसर में स्थित रणथंबोर किले से लिया गया है। गौरतलब है कि पूर्व में यह जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह था। घने जंगल, झील और प्राचीन खंडरों वाला ऊबड़ खाबड़ इलाका इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। 2. इससे मनुष्यों को कोई खतरा नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने जाम्बिया में एंथ्रेक्स के प्रकोप की सूचना दी है। बता दें कि एंथ्रेक्स एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसलिए कथन एक सही है। यह गाय, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों के साथ साथ जंगली शाकाहारी जानवरों को भी प्रभावित करता है। संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आने पर मनुष्य भी बीमार हो सकते हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। त्वचा पर छाले, सीने में दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार आदि इस रोग के लक्षण हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक।
अगला प्रश्न है, प्लूटोनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक रासायनिक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Pu और परमाणु संख्या 94 है। यह पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, या फिर इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में और परमाणु हथियारों के उत्पादन में किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। यह पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 14 दिसंबर 1940 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्लूटोनियम का पहली बार उत्पादन और पृथक्करण किया गया था। आपको बता दें कि प्लूटोनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक Pu और परमाणु संख्या 94 है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। प्राकृतिक रूप से यह महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं पाया जाता है, बल्कि अधिकतर यह परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम का उपोत्पाद है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इसका व्यापक रूप से परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह परमाणु हथियारों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सामग्री है। इसलिए कथन 4 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। यह पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें 4 यूरोपीय देश शामिल हैं। 2. इसकी स्थापना यूरोपीय संघ के समान एक सीमा शुल्क संघ बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। 3. इसके सदस्य यूरोपीय संघ का हिस्सा हुए बिना यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत ने कहा कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के सदस्य देश और भारत मुक्त व्यापार पर एक समझौते पर प्रगति कर रहे हैं। बता दें कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ वास्तव में एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है। इसमें 4 यूरोपीय देश शामिल हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसलिए कथन 1 सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यूरोपीय संघ की तरह एक सीमा शुल्क संघ बनाना नहीं था, बल्कि इसकी स्थापना मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसके सदस्य स्विट्जरलैंड को छोड़कर, जिसका यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौता है, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र समझौते के माध्यम से यूरोपीय संघ का हिस्सा हुए बिना यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमृत तकनीक की सटीक व्याख्या करता है? मृदा से खरपतवार को हटाना, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, संक्रमित रोगों के खिलाफ टीकाकरण या फिर जल से आर्सेनिक और धातु निष्कासन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जल से आर्सेनिक और धातु निष्कासन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन और अमृत तकनीक की प्रगति पर जानकारी साझा की। गौरतलब है कि IIT मद्रास ने अमृत यानी आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी नामक एक अभिनव तकनीक विकसित की है। इसे जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के साथ पानी की गुणवत्ता के मुद्दों को हल करने के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीक नैनोस्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है, जो पानी से गुजरने पर आर्सेनिक को प्रमुख रूप से हटा देती है। इसे घरेलू और सामुदायिक स्तर पर जल शुद्धिकरण के लिए लागू किया गया है। यह तकनीक जल जीवन मिशन के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराना है। पेयजल और स्वच्छता विभाग की स्थायी समिति द्वारा जल और स्वच्छता चुनौतियों के समाधान पर विचार के लिए इस प्रौद्योगिकी की सिफारिश की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल से आर्सेनिक और धातु निष्कासन। अगला प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। 2. इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करना है। 3. इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में भारत ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर OIC द्वारा जारी एक बयान को खारिज कर दिया। बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें विभिन्न महाद्वीपों के 57 सदस्य देश शामिल हैं।
इसलिए कथन 1 सही है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा और प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए कथन 2 सही है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दाह में स्थित है, ना कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई ड्रैगन स्नेक हेड मछली की IUCN स्थिति क्या है? वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर लीस्ट कंसर्न? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्नरेबल। हाल ही में ड्रैगन स्नेक हेड मछली को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि ड्रैगन स्नेक हेड मछली का विकासवादी इतिहास लगभग 120 मिलियन वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूमिगत आवासों में अलग थलग होने के कारण यह स्थलीय विलुप्त होने की घटनाओं से अप्रभावित रही। अपनी पहचान के बाद ड्रैगन जैसी दिखने के कारण इसने अंतर्राष्ट्रीय एक्वेरियम जीव व्यापार में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। यह भूमिगत मछली भौगोलिक रूप से मानव प्रभावित परिदृश्यों में सीमित है, जो संरक्षण प्रयासों के लिए चुनौतियां पेश करती है। इस प्रजाति की IUCN स्थिति वल्नरेबल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वल्नरेबल। अंतिम प्रश्न है, नोरोवायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। 2, इसे अक्सर विंटर वॉमिटिंग बग के रूप में जाना जाता है। 3, इसका प्रकोप आमतौर पर दूषित भोजन पानी एवं क्रूज जहाजों और अस्पतालों जैसे भीड़ भरे वातावरण से जुड़ा होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में नोरोवायरस मामले में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। नोरोवायरस वास्तव में अत्यधिक संक्रामक है, लेकिन यह मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करता है, श्वसन प्रणाली को नहीं। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके लक्षणों में पेट दर्द, दस्त और उल्टी आदि शामिल है। ठंड के मौसम में इसकी व्यापकता और इसके लक्षणों के कारण इस वायरस को आमतौर पर विंटर वॉमिटिंग बग के रूप में जाना जाता है। इसलिए कथन 2 सही है। नोरोवायरस का प्रकोप अक्सर दूषित भोजन और पानी से जुड़ा होता है। यह अक्सर उन जगहों पर होता है जहां लोग नजदीक होते हैं, जैसे क्रूज जहाज या अस्पताल। इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला काजुवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।